नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टीचर्स वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दिस इज डीसी पटेल फ्रॉम टीचर्स वर्ल्ड। आप सभी स्वस्थ होंगे और आपके माता पिता भी स्वस्थ होंगे। देखते हैं पेडागोजी के 20 क्वेश्चन। वीडियो को आपको अंत तक देखना है और चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। देखते हैं पहला क्वेश्चन। अत्यधिक चारण का परिणाम है मृदा प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, मृदा अपरदन, इनमें से कोई नहीं। तो अत्यधिक जब चारण होगा तब उसका होगा मृदा अपरदन। तीसरा ऑप्शन आपका सही है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ह्यूमस निर्माण में कौन सा सहायक है? दूसरे क्वेश्चन का आंसर बताना है। अपघटक, उत्पादक, उपभोक्ता, ये सभी। तो ह्यूमस जब भी निर्माण का कार्य होता है उसमें सहायक होता है अपघटक। आपको याद रखना है ये। दूसरे का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा कहलाती है? पारिस्थितिक संतुलन, जैव सांद्रण, खाद्य स्तर, जैव अपघटन। तो तीसरे का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैव सांद्रण। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, प्राकृतिक पर्यावरण के प्रमुख घटक हैं। चौथे का आपको आंसर बताना है। सभी जीव, भू आकृतिक कारक, जलवायु कारक, ये सभी। तो प्राकृतिक पर्यावरण के जो प्रमुख घटक हैं ये सभी हैं, जीव, भू आकृतिक, जलवायु। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे पांचवा क्वेश्चन, जल चक्र को नियंत्रित करता है? घास स्थल, पिलवक, वन, उपरोही। तो जो जल चक्र को नियंत्रित करता है वो करता है वन। आप सभी को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे छठवां क्वेश्चन, पेड़ों की कटाई घटाती है? मृदा अपरदन, वर्षा, भूस्खलन, ये सभी। तो पेड़ों की जब भी हम कटाई करेंगे, ज़्यादा कटाई होती है तो क्या वर्षा घट जाती है। आपको याद रखना छठवें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे सातवां क्वेश्चन। सातवां क्वेश्चन, निम्न में से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? प्लास्टिक, कागज, कपड़ा, धातु। तो सबसे ज़्यादा जो हानिकारक है वो है प्लास्टिक। प्लास्टिक कभी गलता नहीं है, इसलिए पर्यावरण के लिए सबसे ज़्यादा प्रदूषण वो प्लास्टिक हानिकारक होता है। सातवें का पहला क्वेश्चन जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे आठवां क्वेश्चन। तो चिपको जो नारा है पारिस्थितिकी की स्थायी अर्थव्यवस्था किसने गढ़ा था? आपको सभी इसका जो है आंसर सही टिक करना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है आपको टेट में जैसे आपको ऑप्शन है देखने को मिल जाएगा। चांद प्रसाद भट्ट, श्याम सुंदर बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, बचनी देवी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। चिपको जो हमारा आंदोलन चला था वो कहाँ से आपको बताना है। उत्तराखंड से जो है चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। रैणी गांव था। इसके जो प्रणेता हैं वो है सुंदरलाल बहुगुणा। तो आप सभी को याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपकी स्क्रीन पे, पर्यावरण असंतुलन का कारण बताना है आपको कि पर्यावरण असंतुलन का कारण क्या है। पर्यावरणीय चेतना का अभाव, भौतिकवादी सोच, भोगवादी प्रकृति, ये सभी। तो जो पर्यावरण असंतुलन है वो सही हो जाएगा कि पर्यावरण चेतना का अभाव भी, कमी होती है, भौतिकवादी सोच नहीं होती है और भोगवादी प्रवृत्ति होती है। तो नौवीं का आपका चौथा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान, नृजातीय विज्ञान, वंशावली विज्ञान, प्रतिभा शास्त्र। तो जो वातावरण आसपास के पशुओं पौधों के संबंध को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। 10वीं का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वीडियो कैसा लग रहा है आपको कमेंट करके बताना है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि आपको समय पर नए नए क्वेश्चन देखने को मिले। देखते हैं 11वां क्वेश्चन, निम्न में से किसी अजैविक पर्यावरण के एक भाग के रूप में नहीं माना जाता? वायु, पौधे, पानी, मिट्टी।
तो वायु है, इसे भी हम अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पानी भी अजैविक अंतर्गत आता है और मिट्टी भी अजैविक पर्यावरण के अंतर्गत आता है। पौधे जैविक के अंतर्गत आते हैं, आप सभी को याद रखना है। 11वें का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 12वां क्वेश्चन। जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को क्या कहते हैं? अजैविक कारक, आवास, जैविक कारक, अजीविक कारक और जीवित कारक। तो जीवाणु के वातावरण के जीवित भाग को, क्वेश्चन में आपका आंसर छिपा हुआ है जीवित, तो जैविक कारक। जहाँ भी जीवित वस्तु जीवित, जब भी आपको कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपको पूछा जाए तो जीवित में आपको जैविक लगाना है, जैविक में आता है, और जो जीवित नहीं है वो अजैविक कारक में आता है। तो 12वें का आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं 13वां क्वेश्चन। ध्रुव तारक कहा जाता है दक्षिणी तारे को, उत्तरी तारे को, पूर्वी तारे को, पश्चिमी तारे को। तो ध्रुव तारक किसको कहते हैं? उत्तरी तारे को हम ध्रुव तारक कहते हैं। 13वें का आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर 14वां क्वेश्चन। पर्यावरण एक स्रोत है, किस चीज़ का स्रोत है? अधिगम का, औषधि का, ऊर्जा का, या ये सभी? तो वो पर्यावरण है जिसमें हम निवास कर रहे हैं। अधिगम का, सीखने का भी है, औषधि, हमें औषधि भी मिलती है, और ऊर्जा, हमें ऊर्जा प्राप्त होती है सूर्य से। तो सूर्य भी किस में? पर्यावरण के अंतर्गत आता है। और जो चीज़ें हमें ऊर्जा प्रदान करती हैं वो भी ऊर्जा के अंतर्गत आती हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चौथा आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं 15वां क्वेश्चन। टाइटन ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह बताना है आपको। टाइटन और टिट्रान, ये दो उपग्रह हैं। किसके उपग्रह हैं? वरुण, बुध, शनि, शुक्र। तो ये टाइटन और टिट्रान जो है शनि के उपग्रह हैं, आप सभी को याद रखना है। शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 16वां क्वेश्चन। जैविक पर्यावरण में शामिल है। जैविक में क्या? उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक, उपरोक्त सभी। तो उत्पादक भी जैविक में आते हैं, उपभोक्ता भी, और अपघटक। तो ये जो आपका 16वें का आंसर हो जाएगा, चौथा आंसर सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पर 17वां क्वेश्चन। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है? आप सभी को बताना है सूर्य के निकटतम ग्रह। ये सूर्य है, और सूर्य के जो निकटतम ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के जो निकटतम ग्रह है वो कौन सा है? वो है बुध ग्रह। आप सभी को याद रखना है। सबसे बड़ा ग्रह है अगर पूछ लिया जाए तो बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। ये क्वेश्चन जो है आपको टेस्ट में पूछ लिए जाते हैं, तो आप सभी को ये जो है ग्रहों से संबंधित सभी ग्रह अच्छे से पढ़ लेना है। तो एक कौन सा है? और इसको जो बृहस्पति को पीला ग्रह भी कहा जाता है। शुक्र ग्रह के बारे में अगर बताया जाए तो शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा जो है कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है? शुक्र ग्रह पर है। सबसे गर्म ग्रह क्या है? शुक्र ग्रह। चमकता तारा, और किसी भी नाम से अगर माना जाता है तो शुक्र ग्रह सबसे ज़्यादा पूछने वाला है, तो आपको इसको याद रखना है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? लाल ग्रह। 17वें का आपका सही आंसर हो जाएगा क्या? बुध ग्रह। सूर्य के निकटतम कौन सा है? बुध ग्रह है। तो आपको, और इसका जो सूर्य का जो चक्कर लगाता है बुध ग्रह, वो कितने दिन में लगाता है? 88 दिन में। आपको ये भी याद रखना है, कितने दिन में? 88 दिन में सूर्य के बुध ग्रह चक्कर लगाता है, क्योंकि सबसे नज़दीक है तो सबसे जल्दी चक्कर लगा देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 18वां क्वेश्चन। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन किस दिन होता है? आप सभी को बताना है। गोलार्ध होता है तो एक होता है कौन सा? उत्तरी, और एक होता है नीचे दक्षिणी। तो आप सभी को इसका बताना है कि दक्षिणी का गोलार्ध का सबसे लंबा दिन कौन सा होता है? 22 दिसंबर, 21 मार्च, 21 जून, या 23 सितंबर। तो दक्षिणी का जो गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है वो होता है 22 दिसंबर। आप सभी को कमेंट करके बताना है कि उत्तरी गोलार्ध का जो सबसे लंबा दिन होता है वो किस महीने में होता है, आपको बताना है किस तारीख को।
तो 18वें का आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं आपकी स्क्रीन पे 19वां क्वेश्चन। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व बताना है आपको। तापमान है, पवन है, वृष्टि है या आर्द्रता है। तो सबसे ज़्यादा भारत में क्या है, कृषि को प्रभावित करने वाला वृष्टि, वर्षा। आप सभी को क्या याद रखना है, वर्षा। 19वें का तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 डिग्री मेरिडियन याम उत्तर पर खींची जाती है। आपको जो पृथ्वी तल पर काल्पनिक रेखा होती है वो ऐसी होती है, आपको याद रखना है। पृथ्वी पर जब काल्पनिक रेखा खींची जाती है तो 180 डिग्री मीडियम या उत्तर पर खींची जाती है, उसको क्या कहते हैं आपको बताना। कर्क रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, विषुवत रेखा, प्रधान या उत्तर रेखा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो तो आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हम 180 डिग्री को जब भी ऐसे खींचते हैं तो ये होती है 180 डिग्री अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। और जब भी कर्क रेखा की बात करें तो कर्क रेखा जो निकलती है वो इस तरीके से निकलती है, विषुवत रेखा बीच का भाग होता है। ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना है। चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि आपको समय पर वीडियो प्राप्त होते रहें। नए नए क्वेश्चन आपको लगातार मिलते रहेंगे। जिस भी टेट में आप बैठेंगे उस टेट को एक ही बार में क्रैक कर जाएंगे। तो वीडियो को निरंतर देखते रहें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहें और मस्त रहें।